हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग क्लासेस। देखोगे फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए जो क्लास लेकर आया हूँ वो काफी इंपॉर्टेंट क्लास है और क्लास है आपकी पॉलिटी वाली। ठीक है, काफी डिमांड थी कि सर पॉलिटी क्लास कराओ, तो ये पॉलिटी क्लास को मैं कंटिन्यू करूंगा। ये जो पार्ट होगा इसको कंप्लीट करके ही हम कोई अगली क्लासेस शुरू करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की इस टॉपिक में। मैं पढ़ाने वाला क्या हूँ वो देख लेते हैं एक बारी। तो आज के जो टॉपिक होगा दोस्तों वो होगा, हमने देखो अभी तक जो पढ़ा है वो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट पॉलिटी का पढ़ा है। मैंने काफी सारे पार्ट अपलोड कर दिए हैं जिसमें आपको देखोगे संघात्मक और एकात्मक संविधान में क्या डिफरेंस होता है, लिखित और अलिखित संविधान में क्या डिफरेंस होता है, प्रेसिडेंशियल एंड प्राइम मिनिस्ट्रियल जो संविधान होता है उसमें, पार्लियामेंट्री जो संविधान होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है। काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको देख लोगे सारी चीजें आपको कवर हो जाएंगी। देखो आज का जो टॉपिक है वो है आपका संविधान का, इंडियंस, भारतीय संविधान का इतिहास। भारतीय संविधान का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल। हेडिंग डालोगे हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के इतिहास की आज बात करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, यहां से आपके क्वेश्चंस काफी सारे पेपर में बनते हैं। उसी पार्ट को आज मैं शुरू कर रहा हूं आपके लिए। तो देखो इसमें जो मैंने हेडिंग डाली है, इस हेडिंग में सबसे पहले हम देखेंगे जैसे भारतीय संविधान के इतिहास या कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ हिस्ट्री है, तो मैं थोड़ी सी आपके लिए पहले कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं कि एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। तो इसी पार्ट को मैं फिर आगे कंटिन्यू करते हुए सारी चीजों को डिस्क्राइब करूंगा। क्लास को ध्यान से सुनना है आज, क्योंकि आज क्लास जो होगी वो ज्यादातर समझने वाली होगी। क्लास में अगर आज समझ में आएगा, बेस तैयार होगा, तो आगे की जितनी भी क्लासेज है वो अपने आप ही आपको समझ में आती चली जाएंगी। तो देखना आज के पार्ट में हम जब संविधान की अगर बात करते हैं तो देखोगे दोस्तों, संविधान किसी भी देश की एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी साँचा ढांचा होता है जिसके अंदर उसकी जनता शासित होती है। मैं रिपीट करूंगा, किसी भी देश का संविधान उसकी राजनीतिक व्यवस्था का एक वह बुनियादी ढांचा होता है जिसके अंदर उसकी जनता शासित होती है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं इसको कि राज्य जो होते हैं, यहां पर राज्य होते हैं वो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका जैसे जो प्रमुख अंग होते हैं उनकी स्थापना करते हैं। देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि कॉन्स्टिट्यूशंस क्या होती है, किसी भी देश का जो कॉन्स्टिट्यूशंस होगा वहां की जो राजनीतिक, देखो ध्यान से समझा करो एक एक वर्ड को, वहां की जो राजनीतिक व्यवस्था का, किसका, यहां की जो पॉलिटिकल व्यवस्था है उस व्यवस्था का वह बुनियादी ढांचा, कैसा, बुनियादी जो रूट होती है, बुनियादी साँचा ढांचा, बुनियादी साँचा ढांचा। भाई एक एक पॉइंट को नोट किया करो कॉपी में जो मैं बोलता हूं। बुनियादी साँचा ढांचा, राजनीतिक व्यवस्था का वह बुनियादी साँचा ढांचा जिसमें उसकी जनता निहित होती है। क्या होती है यहां पर, जनता निहित होती है। ठीक है, अब यहां पर क्या बोला मैंने, जो राज्य होता है यहां पर वो क्या करता है आपका, कार्यपालिका, राज्य कार्यपालिका, न्यायपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, ये तीन काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहते हैं और इसके बारे में हम आगे चल के काफी विस्तार से जानेंगे कि जो कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका होती है ये काफी इंपॉर्टेंट अंग होते हैं, इनकी स्थापना करता है राज्य। और क्या होता है यहां पर, शक्तियों की व्यवस्था होती है, जो भी पावर्स हैं चाहे वो राज्य कार्यपालिका की हो, न्यायपालिका की हो और विधायिका की हो, इनकी शक्तियों की क्या व्यवस्था होनी चाहिए, इनके दायित्व का क्या परिसंचालन होना चाहिए और क्या होना चाहिए कि इनकी शक्तियां, इनके दायित्व के परिसंचालन के साथ साथ इनका जो निर्वहन है वो किस तरीके से होगा। ठीक है, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी भी देश का जो संविधान होता है वो उस देश की आधार विधि है। आधार विधि को हम बोल सकते हैं कानूनी विधि। क्या होती है दोस्तों, कानूनी विधि होती है। किसी भी देश का संविधान उस देश की क्या होती है, एक आधार विधि होती है या कानूनी विधि होती है।
या हम ऐसे भी कह सकते हैं जो उसकी राज्य व्यवस्था के मूल सिद्धांतों का निर्धारण करती है। देखो जैसे हमारे देश का संविधान है, तो हमारे देश के संविधान की कोई कानूनी प्रक्रिया है, तो हमारे देश की जो संविधान की जो कानूनी प्रक्रिया है, ये कानूनी प्रक्रिया क्या कर रही है, जो हमारी राज्य व्यवस्था है, क्या है, राज्य व्यवस्था है हमारी, उस राज्य व्यवस्था के जो मूल सिद्धांत हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उनका क्या कर रही है, निर्धारण कर रही है। देखो किसी भी संविधान को बनाने वाले जो निर्माता थे, जो संस्थापक थे, जिन्होंने इसका निर्माण किया है, वो संविधान को एक आदर्श, मूल्य और सपने के दर्पण के रूप में देखते हैं। वो क्या बताते हैं कि भाई जो संविधान है वो आदर्श है, इसका कोई मूल्य है और एक सपने की तरह होता है। तो काफी इंपॉर्टेंट बात यहां पर हमारी ये समझ में आनी चाहिए कि एक्चुअल में संविधान क्या है। देखो अगर हमें पॉइंट टू पॉइंट क्लियर हो जाए, मैं पढ़ाने को तो आपको आगे से पढ़ाना शुरू कर दूं, लेकिन ये सारी चीजें हमारे लिए जाननी है कि संविधान में एक्चुअल में होता क्या है। अब देखो हम मेन बात पे आते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री पे। एक्चुअल में हुआ क्या कि भारत के संविधान बनाने में काफी ज्यादा चीजों को पढ़ा गया है, और इसकी वजह यह है कि भारत का जो इतिहास है वो इतना ज्यादा प्रभावित हुआ है, इतना ज्यादा प्रभावित हुआ है, शायद ही किसी देश का इतिहास इतना प्रभावित रहा होगा। क्योंकि भारत के ऊपर सालों से कोई ना कोई सत्ता शासन करती चली आ रही थी, चाहे वो दिल्ली सल्तनत हो, चाहे वो मुगल्स हो, और फिर उसके बाद जो अंग्रेजों ने शासन किया, इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट हमारे देश के ऊपर पड़ा। और इसी इंपैक्ट को देखते हुए फिर हमने अपने संविधान को जब बनाया तो उसमें काफी ब्रॉड चीजों को हमने रखा, हर एक वर्ग को शामिल किया, जिससे कि कोई वर्ग हमारे यहाँ पर नाखुश ना हो। तो हुआ क्या एक्चुअल में, सारी मैं अब हिस्ट्री को यहां से लेकर चलता हूं, इन पॉइंटों को आप नोट कर लेना अपने तरीके से कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। एक बार वीडियो को और देखोगे तो समझ में आ जाएगी बात। देखो कॉन्स्टिट्यूशंस की इस बुनियादी ढांचे की मैं बात करूंगा, जहां से हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस की नींव रखनी शुरू हो जाएगी। तो देखो ये हुआ क्या एक्चुअल में, एक डेट थी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी, शायद इस डेट को आपको ध्यान आया होगा कुछ। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड में, कहां पर दोस्तों, इंग्लैंड में, और इंग्लैंड की यहां पर जो रानी महारानी थी उनका नाम था एलिजाबेथ। कौन थी, एलिजाबेथ प्रथम। एलिजाबेथ प्रथम ने एक लॉयल चार्टर एक्ट पास किया। कौन सा, एलिजाबेथ प्रथम ने एक लॉयल चार्टर एक्ट पास किया, और इस एक्ट के तहत जो कंपनी थी जिसको बोला गया था ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का अधिकार दिया गया। देखो ये काफी इंपॉर्टेंट है, डेट क्या बताई मैंने, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी। कौन पास किया था इसको, इस टाइम की महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम, और इसको क्या बोला गया था, लॉयल चार्टर एक्ट। क्या बोला गया था, देखो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी किस एक्ट के तहत भारत आई थी। आपको दे देगा रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर, लॉयल चार्टर एक्ट, या कुछ और भी दे देगा। तो आंसर क्या होगा, लॉयल चार्टर एक्ट, जो कब पास हुआ था, 31 दिसंबर 1916 को अनुमति मिली। इस एक्ट के तहत इस कंपनी को जो भारत में व्यापार करने का अधिकार मिला था वो 21 वर्ष का मिला था। कितने वर्ष का मिला था दोस्तों, 21 वर्ष का ये अधिकार इस ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का मिला था। और इस कंपनी के अंदर शुरुआत में 217 लोग साझेदार थे। कितने थे, 217 लोग इस कंपनी के अंदर शुरुआत में साझेदार थे। कभी कभार इस कंपनी को हम जॉन कंपनी के नाम से भी जानते हैं। किस कंपनी के नाम से, जॉन कंपनी के नाम से भी इस कंपनी को जानते हैं। अब देखो ये कंपनी जब भारत में आई तो ये 21 सालों के लिए थी, 21 सालों का इसको व्यापार का अधिकार मिला था। लेकिन बाद में धीरे धीरे इस कंपनी ने यहां पर जो व्यापार किया, कपास का किया हो, कपड़ों का किया हो, रेशम का किया हो, कोई भी जो व्यापार किया, धीरे धीरे इस कंपनी ने भारत में अपने पैर पसारने शुरू कर दिए। और वो पैर इतने ज्यादा पसार लिए इसने, इतने ज्यादा पसार लिए कि धीरे धीरे इस कंपनी का जो शासन था 1858 में आते आते कंपनी का शासन सीधा ब्रिटिश सरकार के हाथों में चला गया। अब ब्रिटिश सरकार की सत्ता कहां पर आ गई, भारत में आ गई। वो सारी चीजों तक अभी हम पहुंचेंगे कि वो कैसे होगा। अब एक्चुअल में हुआ क्या कि जब भी कंपनी भारत में आई
तो कंपनी के आने के बाद इनकी रणनीतियां सीधी सीधी साफ तौर पर थी कि किसी भी तरीके से यहां पर अपने बिजनेस को स्थापित किया जाए, यहां पर कुछ जमीन मिले, यहां पर अपने हम कुछ केंद्र स्थापित करें, यहां पर अपनी कंपनी खोलें। इसी क्रम में ईस्ट इंडिया कंपनी में सबसे पहले ब्रिटिश सरकार की ओर से सबसे पहले एक व्यक्ति भेजा गया था 1609 ईस्वी में। कब भेजा गया था? 1609 ईस्वी में। और ये व्यक्ति का नाम क्या था दोस्तों? कैप्टन हॉकिंस। क्या नाम था? कैप्टन हॉकिंस। देखो मैं अभी सिर्फ पृष्ठभूमि तैयार कर रहा हूं, आपकी पृष्ठभूमि तैयार हो जाएगी, सारी चीजों पर अभी आएंगे हम। 1609 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस को भारत भेजा गया। ये ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से भारत आने वाला पहला अंग्रेज था, जो आया था किसके दरबार में दोस्तों? जहांगीर के दरबार में। किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में आया था। और इसके आने का एक ही मोटिव था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कोई कंपनी खोलने की जगह मिल जाए, यहां पर पहली कोई फैक्ट्री ये अपनी स्टैब्लिश कर सके। ये अपने काम में सक्सेस हुआ और सबसे पहले अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री कहां पर खोल ली? सूरत में खोल ली, पैर पसार लिए। फिर इसके बाद देखोगे 1615 ईस्वी में अंग्रेजों ने एक और दूसरे व्यक्ति को भेजा, जिसका नाम था थॉमस रो। क्या नाम था? थॉमस रो। ये सारे नाम आपने सुने हुए होंगे। 1615 ईस्वी में जब थॉमस रो को इन्होंने भेजा, तो ये भी किसके दरबार में आया था दोस्तों? जहांगीर के ही दरबार में आया था थॉमस रो। और इसको भी कंपनी खोलने के लिए जगह मिली मसूलीपट्टनम में, और इन्होंने भी फैक्ट्री स्टैब्लिश कर ली। अब देखो धीरे 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 ये लोग क्या करते चले जा रहे हैं? कंपनी को स्टैब्लिश करते चले आ रहे हैं। आगे चल के क्या हुआ कि जो ब्रिटेन का राजा था, ब्रिटेन का जो सम्राट था, जिसका नाम था चार्ल्स द्वितीय ने पुर्तगाल की जो रानी थी उसका नाम था रानी कैथरीन। ध्यान से सुनना, चार्ल्स द्वितीय ने पुर्तगाल की जो महारानी थी उसका नाम था महारानी कैथरीन, उससे कर ली शादी। उससे शादी करने से इसे क्या फायदा हुआ कि जो बंबई वाली प्रेसिडेंसी थी, जो काफी बड़ी प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, इस प्रेसिडेंसी पर एक्चुअल में पुर्तगालियों का ही अधिकार था। तो इससे शादी करने का फायदा यह हुआ कि दहेज में चार्ल्स द्वितीय को ये प्रेसिडेंसी मिल गई बंबई की, और इस प्रेसिडेंसी को इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को किस पे दे दिया? किराए पे दे दिया। देखो मद्रास, ये मसूलीपट्टनम में पहुंच गए, सूरत गोवा में, गुजरात में पहुंच गए, और इसके अलावा ये कहां? बंबई में पहुंच गए। मतलब धीरे 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 क्या हो रहा है? पैर पसारते हुए अंग्रेज चले जा रहे हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट कब हुआ दोस्तों? इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट जब होता है जब 1757 का प्लासी का युद्ध होता है और 1764 का बक्सर का युद्ध होता है। इन दो युद्धों के बाद तो ये समझ लो कि यहां पर जो मुगल शासन था वो पूरी तरीके से खत्म हो गया, और मुगल शासन के खत्म होते ही भारत में जो सत्ता थी ये निर्धारण हो गया 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद कि भारत में शासन कौन करेगा? अंग्रेज करेंगे। क्योंकि 1757 के बाद 1758 की जो क्रांति हुई थी उसके बाद तो पूरी सत्ता किसकी हो गई थी? अंग्रेजों की हो गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी से पूरा शासन छीन लिया गया था। तो ये थोड़ी सी हिस्ट्री की पार्ट है। मैं हिस्ट्री के बैकग्राउंड में, पॉलिटी वाले सब्जेक्ट में ज्यादा नहीं घुसूंगा, क्योंकि फिर हिस्ट्री में घुस जाएंगे हम। जब मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो आपको हिस्ट्री की ही बात करेंगे, लेकिन आज हम सिर्फ पॉलिटी वाले में सिर्फ बैकग्राउंड और एक बेस बनाने की हम कोशिश कर रहे थे। अब होगा क्या दोस्तों कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई तो ये व्यापार कर रही थी, और इसमें जो अधिकारी अपॉइंट होकर आते थे वो ब्रिटिश सम्राट की ओर से ही अधिकारी, ब्रिटिश सरकार की ओर से ही अधिकारी अपॉइंट होकर आते थे कुछ वेतन पे। लेकिन जब वो अधिकारी इस कंपनी में काम करते थे और काम करते करते जब उनकी रिटायरमेंट का टाइम होता था और रिटायरमेंट होकर जब वो यहां से जाते थे, तो उनके पास जो धन होता था, उनके पास जो पैसा होता था, वो उनकी तनख्वाह से, उनके वेतन से काफी अधिक होता था। मतलब वो काफी मालामाल होते थे। अब ब्रिटिश सरकार को ऐसा लगने लगा कि कंपनी के अंदर कुछ ना कुछ तो धांधलेबाजी चल रही है, और वैसे भी यहाँ के जो जमींदार थे भारत के, जो यहाँ का जो वर्ग था भारत का, वो तो परेशान था ईस्ट इंडिया कंपनी से। ईस्ट इंडिया कंपनी से काफी लोग परेशान हिंदुस्तान में पहले से ही थे। अब दूसरी तरफ ब्रिटिश सरकार को ऐसा लगने लगा कि भाई यहाँ धांधलेबाजी भी कंपनी की ओर चल रही है। अब इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ क्या हो सकता है? एक वही चीज होती है जिसको बोलते हैं हम रूल्स, जिसको बोलते हैं हम नियम, जिसको बोलते हैं हम कानून, कि कोई कानून लाएगी सरकार,
कोई नियम बनाएगी और उस नियम के हिसाब से क्या चलाएगी, कंपनी को चलाएगी। तो इसी के तहत क्या करेगी, जो सरकार थी ब्रिटिश सरकार, यहां पर अब ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण करने की कोशिश करेगी। नियंत्रण कसने के लिए यहां पर वो कानून बनाएगी और पहली बार ऐसा होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कोई लिखित कानून मिलेगा, कोई लिखित दस्तावेज का कानून मिलेगा, जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी उस कानून में जकड़ना शुरू हो जाएगी। जो कंपनी अभी तक फ्री थी, जो कंपनी अपनी मर्जी से काम कर रही थी, वो कानून के दायरे में आएगी और कानून के जब दायरे में आएगी तो धीरे धीरे जो सत्ता है वो किधर चलती जाएगी, ब्रिटिश सरकार की ओर चलती चली जाएगी। तो उसी कानून की हम बात करेंगे अभी। तो फटाफट से यहां पर जितने भी पॉइंट है नोट कर लेना। तो देखोगे यहां पर भारतीय इतिहास में जो कानून आए थे, उन कानून से हमारा संविधान काफी प्रभावित हुआ है और उसी को देखकर हमने काफी सारी चीजों को अपने संविधान में जोड़ा भी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों यहां पर रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो हेडिंग डालोगे सभी, 1793 का रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट काफी इंपॉर्टेंट है भाई। मैं थोड़ा थोड़ा ही पढ़ाऊंगा, ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, जितना आपको समझ में आए। इंग्लिश में भी लिख लो इसको, रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 लिख लो भाई, सभी के सभी हेडिंग डाल दो फटाफट से। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ये सबसे पहला कानून जो ईस्ट इंडिया कंपनी, देखो यही सबसे पहला मेन होता है कि रेगुलेटिंग एक्ट का मतलब क्या है। रेगुलेट करना है कि जो कानूनी प्रक्रिया है उसे सही ढंग से लागू कर देना, दोबारा से लागू कर देना, रेगुलेट करना किसी चीज को। रेगुलेट का मतलब सीधा सीधा था कि यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर क्या करना है, नियंत्रण करना है। क्या करना है, ये था रेगुलेटिंग एक्ट के ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर नियंत्रण करना है। पहला लिखित दस्तावेज, पहला लिखित कानून जो ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए स्पेशली लाया गया था। अब देखो इसमें हुआ क्या क्या, उन सारे पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। पहला क्या था यहां पर, पहला पॉइंट है दोस्तों कि जो बंगाल का जो शासन था, बंगाल का शासन वो कहां पहुंच जाएगा, जनरल गवर्नर और 3 सदस्यीय परिषद, 3 नहीं 4 और 4 सदस्यीय परिषद के हाथ में पहुंच जाएगा। देखो पहली बात काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके तहत ये होगा कि बंगाल का जो शासन है वो जनरल गवर्नर और 4 सदस्यीय परिषद के हाथों में पहुंच जाएगा। पहला पॉइंट तो ये नोट करो, ठीक है। और क्या होगा दोस्तों इसमें कि जो ये शासन है, जनरल गवर्नर और 4 सदस्यीय परिषद जो भी करेगी, जो भी यहां पर निर्णय लेगी, जनरल गवर्नर और 4 सदस्यीय परिषद को हम बोलते हैं काउंसिल। क्या बोलते हैं, काउंसिल, ठीक है। जो भी काउंसिल है 4 मेंबर्स की और गवर्नर जनरल है, ये जो भी निर्णय लेंगे ये कैसे लेंगे, एक बहुमत से लेंगे। एक बहुमत से निर्णय लेने की व्यवस्था इसके अंदर की जाएगी। तो इसमें जनरल गवर्नर कौन बनेगा दोस्तों, सबसे पहले वॉरेन हेस्टिंग्स लिखते चले आओ भाई। कौन बनेगा, वॉरेन हेस्टिंग्स यहां पर क्या बनेगा, जनरल गवर्नर बनेगा। और यहां पर 4 सदस्य जो होंगे उनमें कौन कौन होगा, एक तो होगा क्लेबरिंग, एक होगा मॉनसन, एक होगा फिलिप फ्रांसिस, लिखो भाई, क्लेबरिंग, मॉनसन, फिलिप फ्रांसिस, और एक होगा बरवेल। ये 4 तो होंगे इस पर। देखो मैं एक एक चीज आपको क्लियर करके पढ़ाऊंगा, कहीं कोई डाउट नहीं होगा आपको। मैं क्या कह रहा हूं, जनरल गवर्नर और 4 सदस्यीय परिषद होगी जिनके बहुमत से ही कोई निर्णय लिया जाएगा, बहुमत की व्यवस्था की गई है। इसमें वॉरेन हेस्टिंग्स को क्या बनाया जाएगा, गवर्नर जनरल, और 4 सदस्य होंगे। उसमें कौन कौन होगा, ब्लैक बरिंग होगा, मॉनसन होगा, फिलिप फ्रांसिस होगा और बरवेल होगा। और क्या होगा, इनका कार्यकाल भी निर्धारित कर दिया गया कि ये जो सदस्य होंगे इनका कार्यकाल कितना होगा दोस्तों, इनका कार्यकाल 5 वर्ष होगा। कितना होगा, इनका कार्यकाल कितना होगा,
5 वर्ष होगा, ये भी निर्धारित यहां पर कर दिया गया। इनके कार्यकाल के अलावा इनको हटाने की भी व्यवस्था की गई कि इनको जो हटाएगा वो होगा निदेशक कोर्ट। कौन होगा? निदेशक कोर्ट। क्या निदेशक कोर्ट इनको डायरेक्ट हटाएगा? नहीं, निदेशक कोर्ट सिफारिश करेगा। निदेशक कोर्ट क्या करेगा? सिफारिश करेगा। और ये सिफारिश किससे करेगा? सम्राट से करेगा, जो ब्रिटिश सम्राट होगा, और वही ब्रिटिश सम्राट इनको हटाएगा। मैं क्या बोल रहा हूं कि इनका जो कार्यकाल था वो 5 वर्ष निर्धारित किया गया। कितने वर्ष? 5 वर्ष निर्धारित करा गया। और इनको हटाने की व्यवस्था ये थी कि निदेशक कोर्ट सिफारिश करेगा ब्रिटिश सम्राट से, और ब्रिटिश सम्राट ही इनको हटाएगा। पहला पॉइंट क्लियर हुआ मेरे ख्याल से? क्लियर हुई पहली बात। मैं रिपीट कर दूं एक बार, बंगाल का शासन गवर्नर जनरल और 4 सदस्यीय परिषद में निहित कर दिया गया, और इस परिषद को बहुमत के द्वारा निर्णय लेने की व्यवस्था की गई, जिसमें जनरल गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स और 4 सदस्यीय में ब्लैक वरिंग, मॉनसन, फिलिप, फ्रांसिस और बर्वेल, ये 4 सदस्य थे। इनका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया। निदेशक कोर्ट की सिफारिश के बाद इनको ब्रिटिश सम्राट के द्वारा हटाया जा सकता था। मेरे ख्याल से पॉइंट क्लियर हो गया होगा। दूसरे पॉइंट में लिखोगे इसमें दोस्तों, दूसरी बात इसमें क्या हुई? मद्रास का और बंबई, 2 प्रेसिडेंसी मैं बोल रहा हूं यहां पर। मद्रास और जो बंबई प्रेसिडेंसी थी, उन दोनों प्रेसिडेंसियों को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। मैं क्या बोल रहा हूं? अभी तक देखोगे यहां पर क्या हुआ? डायरेक्ट बंगाल का, लेकिन अब आगे और कहां पर कंट्रोल किया इन्होंने? मद्रास और बंबई, ये 2 जो प्रेसिडेंसी थी, इन दोनों प्रेसिडेंसियों को भी बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। मतलब अब इन 3 प्रेसिडेंसियों के जो शासन की व्यवस्था है, उस शासन की व्यवस्था को गवर्नर जनरल के तहत कर दिया गया। गवर्नर जनरल अब इन तीनों की व्यवस्था को चलाएगा। मतलब जो जनरल गवर्नर बना है बंगाल का, उसका नाम क्या है? वॉरेन हेस्टिंग्स। और बेटा बार बार पेपर में ये क्वेश्चन आता है कि बताइए भारत का पहला गवर्नर, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? बार बार पेपर वाला इस क्वेश्चन को फोकस करके पूछता है, तो आंसर क्या लगाओगे? वॉरेन हेस्टिंग्स। और जितने भी तीनों प्रेसिडेंसी थी और इसमें जितने भी सदस्य थे परिषद के अंदर और जनरल गवर्नर, इन सबको बहुमत से ही कोई निर्णय लेने का फैसला था। ये इंडिविजुअल कोई फैसला नहीं ले सकते थे कि पूरी सदस्य का कोई बहुमत होगा, उसमें ही हम फैसला लेंगे। पहली बात। 2 बात क्लियर हुई? क्लियर हुई 2 बात। तीसरी बात क्या हुई इसमें? जो सपरिषद थी, सपरिषद का मतलब जो सदस्यों की परिषद थी, और जनरल गवर्नर को भारतीय शासन के लिए भी कानून बनाने की व्यवस्था दी गई कि भाई अब जो परिषद है और जनरल गवर्नर है, ध्यान से सुनना, मैं पॉइंट क्या बोल रहा हूं कि जो परिषद है और जनरल गवर्नर है, ये भारतीय प्रशासन के लिए भी कानूनी व्यवस्था बनाएगा। लेकिन ये कानूनी व्यवस्था जब तक लागू नहीं होगी, जब तक इसे, मैं क्या बोल रहा हूं कि जो परिषद है और जनरल गवर्नर है, इसको ये शक्ति दी गई कि ये भारतीय शासन के लिए भी, प्रशासन के लिए भी कानून बनाए। लेकिन जो कानून बनाया है इन्होंने, वो कानून तभी कानून माना जाएगा जब उसे निदेशक बोर्ड अपनी अनुमति दे देगा। क्लियर हुआ है? तीसरा पॉइंट, तीसरा या चौथा जो भी पॉइंट है, क्लियर है? लिख लोगे। 5वां पॉइंट या चौथा पॉइंट जो भी है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। और इंपॉर्टेंट तो सभी, भाई जितना पढ़ाऊंगा मैं सब इंपॉर्टेंट है, और ये पॉइंट तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखोगे भाई इस पॉइंट में, पहले समझ लो फिर नोट कर लेना दोबारा वीडियो को देखकर। देखो इसमें लिखो भाई पॉइंट में कि आपका जो 5वां चौथा जो भी पॉइंट हो, कि इस अधिनियम के तहत, कौन सा वाला? 1773 का जो अधिनियम चल रहा, इस अधिनियम के तहत 1774 ईस्वी में, 1774 ईस्वी में बंगाल, और बंगाल के ब्रैकेट में लिख देना कलकत्ता। क्या लिखोगे? कलकत्ता। बंगाल के कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। किसकी? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है? ये काफी बार पेपर में आ चुका है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई बंगाल के कलकत्ता में, और इस सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक तो रखा चीफ जस्टिस, जिसे सीजीआई बोल सकते हो आप, और 3 रखे सिर्फ जस्टिस।
तो टोटल जस्टिस कितने हो गए? 4। टोटल न्यायाधीश कितने हो गए? 4 न्यायाधीश। एक तो रखा चीफ जस्टिस, 3 रखे अदर जस्टिस, तो टोटल जस्टिस कितने हो गए? 4। जब ये सुप्रीम कोर्ट बना तो इस सुप्रीम कोर्ट को अपीलीय और प्रारंभिक, मैं इसका भी मतलब समझाऊंगा अभी आपको, अपीलीय और प्रारंभिक मुकदमों की सुनवाई का अधिकार था। अपीलीय और प्रारंभिक मुकदमों की सुनवाई का अधिकार था। मतलब क्या है इसका कि ये सुप्रीम कोर्ट था दोस्तों, ये दीवानी न्यायालय, दीवानी मामले, फौजदारी मामले, सैन्य मामले, जल सैन्य मामले और आर्थिक मामले, इन सबको देख सकता था। देखो मैंने क्या लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट था, इसको हम शॉर्ट में अपीलीय और प्रारंभिक मुकदमों की सुनवाई बोल देते हैं, लेकिन डिस्क्रिप्शन में आओगे तो दीवानी मामले, फौजदारी मामले, सैन्य मामले, जल सैन्य मामले और आर्थिक मामलों को देख सकता था। अब देखोगे यहां पर काफी इंपॉर्टेंट यहां पर पॉइंट लिखे हुए हैं कि सर आप ये तो बताओ इनके नाम क्या है, ये नाम भी तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखोगे इसमें कलकत्ता कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जो सबसे पहला मुख्य न्यायाधीश बना था, इसका नाम था सर एलिजा इम्पे। क्या नाम था? सर एलिजा इम्पे। मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, आप पढ़ते टाइम डाउट मत करना, पढ़ते टाइम, क्योंकि मेरी पढ़ाई पे डाउट का मतलब है अपने ऊपर डाउट है आपको। सर एलिजा इम्पे सबसे पहला चीफ जस्टिस था भाई इसका। ये काफी बार क्वेश्चन आ चुका है। इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी उसमें चीफ जस्टिस कौन बने थे? सर एलिजा इम्पे थे। अब इसमें कौन कौन थे भाई? 3 कौन कौन थे? इन तीनों के भी नाम काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ लेता है। तो सबसे पहले लिखोगे रॉबर्ट चेम्बर। ठीक है, पहला नाम लिखोगे रॉबर्ट चेम्बर। दूसरा नाम लिखोगे थॉमस सीजर, CAESER लेमेत्री। ठीक है, थॉमस सीजर लेमेत्री। और चौथे थे, उनका नाम लिखोगे जॉन हाइडे। तीनों नाम लिखो, मैं बोल रहा हूं। रॉबर्ट चेम्बर एक न्यायाधीश थे, दूसरे थे थॉमस सीजर लेमेत्री और तीसरे थे जॉन हाइडे। ये 3 जज और थे। इसके अलावा इसमें मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है दोस्तों? सर एलिजा इम्पे था। इन फटाफट से नोट करो, सारे पॉइंट है वो मैं आगे बढ़ता हूं इसमें। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही होगी कि दीवानी, फौजदारी, सैन्य, जल सैन्य और आर्थिक मामलों को सुन सकता था। अगर मान लो कि इस कोर्ट में, जो सुप्रीम कोर्ट है दोस्तों, इस कोर्ट में किसी केसेस को लेकर कोई विवाद हो गया हो, तो क्या इस कोर्ट के विवाद को कहीं और ले जाया जा सकता था? जिसका निर्णय यहां ना हुआ हो, जिस विवाद का निर्णय यहां पर ना हुआ हो, क्या उस विवाद के निर्णय को कहीं और ले जाया सकता था? हाँ। तो इसका आंसर है हाँ, कि अगर यहां पर किसी निर्णय को ट्रांसफर करना था या कोई ऐसा निर्णय है जिसको कहीं ट्रांसफर करना था, तो वो इंग्लैंड की प्रिवी काउंसिल में जाता था। कहां पर जाता था? इंग्लैंड की प्रिवी काउंसिल में जाता था। तो काफी इंपॉर्टेंट है कि काउंसिल में, यहां का केस इंग्लैंड की प्रिवी काउंसिल में चला जाता था। जिस केस का निर्णय किसी गलत तरीके से या किसी वजह से विवाद में आ जाता हो, तो उसका निर्णय फिर कहां होता था? इंग्लैंड की प्रिवी काउंसिल में होता था। तो नोट करोगे इन सारे पॉइंट्स को, रफ कर देता हूं मैं, आगे बढ़ता हूं। इसमें एक और लिखोगे जिसे बोलते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, संचालन मंडल। एक पॉइंट और लिख लो, संचालन मंडल की स्थापना हुई। लिखो पॉइंट भाई, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का कार्यकाल, लिख लो पॉइंट, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का कार्यकाल 4 वर्ष था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जिसे बोलते हैं हिंदी में संचालन मंडल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, इसका कार्यकाल कितना था? 4 वर्ष था। देखो अभी तक इसमें क्या होता था, संचालन मंडल के अंदर कौन से सदस्य आते थे? वो सदस्य आते थे जिनके यहां पर जो शेयर था वो 500 पाउंड होता था। कितना होता था?
500 पाउंड जिनका शेयर होता था उन्हीं को संचालन मंडल में शामिल किया जाता था। लेकिन इस एक्ट के तहत क्या कर दिया कि जिसका शेयर 1000 पाउंड होगा, कितना होगा, 1000 पाउंड होगा, उसी को कहां पर शामिल किया जाएगा, संचालन मंडल में शामिल किया जाएगा। क्लियर हो रही है बात। संचालन मंडल में अब किसको शामिल किया जाएगा, जिसका शेयर कितना होगा, 1000 पाउंड होगा। पहले कितना था, 500 पाउंड था। तो इस तरीके से क्या हुआ कि पहली बार 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल किया गया। पहली बार उसके लिए कोई लिखित दस्तावेज लाया गया, जिस दस्तावेज के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी पर पूर्ण नियंत्रण धीरे 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 किसका हो जाएगा, ब्रिटिश सरकार का हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये वाली बात आपको आ गई होगी समझ में, क्लियर हो रहा है। आगे बढ़ जाऊं थोड़ा सा, मैं एक और पढ़ाऊंगा आज। देखो 1781 का संशोधित एक्ट, एक और पढ़ाऊंगा, बस 2 पढ़ेंगे आज। 1781 का संशोधित, छोटा सा है इसलिए खत्म कर देते हैं। संशोधित एक्ट, इसको बोलते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। एक्ट ऑफ सेटलमेंट एक्चुअल में था क्या दोस्तों, कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट इसलिए लाया गया था कि ईस्ट जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, एक्चुअल में इसमें काफी सारी कमियां हो गई थी बनाते समय। तो उन कमियों को दूर करने के लिए कौन सा एक्ट लाया गया था, 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया, पहली बात। दूसरी बात, इसके तहत क्या हुआ कि जो बिहार और उड़ीसा और बंगाल के लिए कलकत्ता से ही कानून बनाया जाने लगा। जो कलकत्ता था, जो सुप्रीम कोर्ट था, जो कलकत्ता से चल रही थी सरकार, तो कलकत्ता से ही बिहार, उड़ीसा और बंगाल के लिए विधि बनाई जाने लगी, कानून बनाया जाने लगा। दूसरा ये हुआ, ये पॉइंट नोट करना काफी इंपॉर्टेंट है कि बिहार, उड़ीसा और बंगाल के लिए, तीनों के लिए जो कानून बनाया गया वो कौन से एक्ट के तहत बनाया गया, 1781 के सेटलमेंट एक्ट के तहत बनाया गया। दूसरी बात कि यहां पर जो सुप्रीम कोर्ट थी, यहां जो 1774 में जो सुप्रीम कोर्ट बनी है, इस सुप्रीम कोर्ट से ये अधिकार छीन लिया गया कि जो कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी हैं वो उनके विरुद्ध मुकदमा नहीं चला सकती है। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, इस पॉइंट को अच्छे से समझना कि 1774 में जो सुप्रीम कोर्ट बनी थी कलकत्ता के अंदर, उससे ये अधिकार छीन लिया जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी में जो काम करने वाले अधिकारी हैं उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं कर सकती है अगर उन्होंने कंपनी में कर्मचारी की हैसियत से या अधिकारी की हैसियत से काम किया है। मतलब आप ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों पर मुकदमा नहीं कर सकते हो इस सुप्रीम कोर्ट के अंदर। एक तो ये काम किया इन्होंने इसके तहत। एक काम ये किया कि अगर ब्रिटिश सरकार या यहां पर जो आपकी सरकार है ये कोई भी कानून बना रही है या उस कानून का क्रियान्वयन कर रही है, मतलब लागू करेगी उसे, तो उस कानून को बनाते समय, उसका क्रियान्वयन करते समय भारतीय समाज और उसकी आर्थिक रीति रिवाजों के निर्देशों का पालन करे कि उनके समाज को कोई चोट ना पहुंचे, उनकी आर्थिक या उनकी जो भी रीति रिवाज हैं, उनकी परंपराएं हैं, उन पर कोई प्रहार ना हो जिससे कि उन्हें हर्ट ना हो। तो ऐसा करके भी इन्होंने एक रूल्स बनाया था 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट में। तो मेरे ख्याल से एक्ट ऑफ सेटलमेंट की 3 बातें मैंने आपको बताई हैं कि बिहार, उड़ीसा और बंगाल, ठीक है, इनका तीनों का शासन कहां से, इनके लिए कानून कहां से बनाने लगा, कलकत्ता से बनने लगा। दूसरा, जो सुप्रीम कोर्ट है उससे अधिकार ले लिया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी हैं उनके विरुद्ध वो मुकदमा लाए। तीसरा, अगर सरकार कोई भी कानून बना रही है तो भारतीय समाज, आर्थिक और उनके रीति रिवाजों का ध्यान रखेगी, उनका निर्देशन का पालन करेगी ठीक से। तो मेरे ख्याल से आज की 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट और संविधान की परिभाषा क्या है, मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आई होगी। एक कमेंट जरूर करना छोटा सा कि सर क्लास कैसी लगी। फिर मैं आगे इन सारे एक्टों को खत्म करूंगा। फिर आएगा मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का निर्माण, उसको पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान का इतिहास, अभी हम मेकिंग नहीं पढ़ रहे, अभी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो पहले मैं इस पार्ट को पूरे को कंप्लीट करूंगा, जरूर कमेंट करें। चलो मैं लेता हूं आपसे विदा दोस्तों, टाटा बाय बाय एंड टेक केयर, गुड नाइट।